कांग्रेस पार्टी। हमारे एआईसीसी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, हमारे वरिष्ठ साथी गांधी धारीवाल जी, हमारे राज्य मंत्री अशोक चांदना जी, रामनाथ मीणा साहब, भरत सिंह जी साहब, पानाचंद मेघवाल जी, निर्मला सहरिया जी, विमला जैन जी, रविंद्र त्यागी जी, मीनाक्षी चंद्रावत जी, पंकज मेहता जी, आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, महमूदुद्दीन गुड्डू साहब, राखी गौतम, राम गोपाल बैरवा, अमित धारीवाल, मंजू मेहरा, प्रतिष्ठा जी, राजेंद्र यादव जी, राजीव अग्रवाल जी, कलजी राठौड़ साहब, रामचरण मीणा जी, पीसीसी के पदाधिकारीगण, डीसीसी के ब्लॉक के हमारे अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, अन्य हमारे तमाम मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आपको सब बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से बताई है। आप सब जानते हैं कि लगातार जो हालात है देश के, उसमें आप लोग टीवी में, अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी चिंता लगी हुई है, थोड़ी चिंता लगी हुई है। क्योंकि देखिए, सरकारें तो बदलती है, ये तो हमने अधिकार दिया है। ये महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और उस वक्त के बड़े बड़े नेता और अम्बेडकर साहब के संविधान, इन्होंने लोकतंत्र दिया, माई बाप बनाया जनता को, आप सबको। आप चाहोगे वो सरपंच बनेगा, आप चाहोगे वो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। जो अधिकार आपको दिया है, तो ये तो अधिकार जब हमने दिया तो सोच के दिया कभी न कभी सरकारें बदलेगी। जरूरी नहीं कि हमेशा हमेशा कांग्रेस का राज्य रहेगा। उन नेताओं की दूरदृष्टि थी, देश हित में क्या है, ये देश अनेकता में एकता वाला है। अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इतने बड़े मुल्क को एक रखना है, अखंड रखना है, बड़ी चुनौती है। इतने बड़े मुल्क को लोकतंत्र कायम रखना है, वो बड़ी चुनौती थी। तो हमें गर्व होना चाहिए, कांग्रेस ने चुनौती को निभाया और कामयाब रही कांग्रेस। और पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन होता, बंदूकों का राज होता, तो शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते। तो प्रधानमंत्री बने इसलिए है क्योंकि हमने अधिकार दिया जनता को और वो चुनाव जीत गए। यहाँ तो ठीक है, कई बार कई प्रधानमंत्री बदले देश के अंदर, पर जिस प्रकार का रवैया मोदी जी, आरएसएस ने अपना रखा है, वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ इस बात। सरकार बदलती है, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है किसी से भी, न मोहन भागवत जी से है, न नरेंद्र मोदी जी से है, न अमित शाह जी से है। विचारधारा की लड़ाई हमारी है। पर आज जो हालात बनते जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। आज जो यूडीसी पे दबाव, चुनाव आयोग पे दबाव, जिसके ऊपर बाहर है निष्पक्ष चुनाव का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उन पर दबाव, छापे डलवाते हैं विपक्ष पे सब जगह। चंदा इकट्ठा से बीजेपी ऑफिस में हो सकता है और जगह होना रोक लगा दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाल दिए हैं, 98% बॉन्ड खाली जाते हैं बीजेपी के पास में। आप सोच सकते हैं, लोकतंत्र में लड़ाई बराबर की नहीं होगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। तो हालात चिंताजनक है, देश में तनाव का माहौल है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, आपने जम के स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कोटा डिवीजन में, कोटा जिले में
जो आप लोग सड़कों पर आए, हमारी बहनें माता बैठी हुई है, सब आए थे। उनका मुद्दे क्या थे? उनके मुद्दे ये थे कि आम जनता को, हमारी बहनें माता बैठी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी, इतनी भयंकर महंगाई, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, नौकरी मिल नहीं लोगों को। हमने हालांकि फिर भी 3 लाख 3.5 लाख नौकरी लगा रहे हैं, जो कि एक इतिहास बन रहा है। और आज महंगाई बहुत भयंकर है, उसके लिए मैंने प्रयास किए हैं। जो स्कीम हमारी आई है, चाहे वो बिजली में छूट देने की बात हो, चाहे किसानों को 2000 यूनिट फ्री करने की बात हो, चाहे ओपीएस हो हमारे कर्मचारियों के लिए, चाहे अभी आपको बता रहे धारीवाल जी किस प्रकार के पैकेज देंगे हम प्रति माह हर परिवार को। जो 80 लाख के करीब परिवार हैं, उन सबको प्रति माह, क्योंकि महंगाई के मार कम पड़े लोगों पर, लंबे चौड़े फैसले हमने किए। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा में 60 में 25 लाख का बीमा कर दिया, ये महंगाई कम करने के लिए। तो राहुल गांधी के मुद्दे जो थे, वो मुद्दा महंगाई का था, बेरोजगारी का था, साथ में था कि आपस में सब लोग देश के अंदर अपने भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहो। विकास तभी होता है जब शांति सद्भावना होती है। और चौथा उनका कहना था, अमीर और गरीब जो है उनके बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वो खाई कम होनी चाहिए। पर भारत सरकार ने ध्यान दिया नहीं। मोदी जी चाहते विपक्ष का मान सम्मान करते हुए उनको करना चाहिए था। बिना विपक्ष के सत्ता पर कौन क्या मान है? विपक्ष है तो सत्ता का मान है। मोदी जी का जो लगता है नजरिया, एक पार्टी के राज हो जाए देश के अंदर, कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप सोच सकते कितने खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। उस दिशा में हम जा रहे हैं, वो चिंता करने वाला है। राहुल गांधी जी की जो निष्कासन किया गया है, ये षड्यंत्र है उनका। क्योंकि वो बोलते थे, जब यात्रा निकली तो इतनी शानदार निकली, इतना पूरे देश में लाखों लोग आए यात्रा में, उससे सरकार घबरा गई। पहले उनकी इमेज खराब की गई थी, कुछ समझते नहीं है, क्या कमेंट करते हैं सोशल मीडिया में, सब धुल गया। उनकी जो पर्सनालिटी उभर के आई, उससे घबरा करके उसी दिन से षड्यंत्र शुरू हो गया। मौके की तलाश से कभी माइक बंद कर दो, हाउस के अंदर बोलने मत दो। कभी आप लंदन में जाके आए तो आपने देश विरोधी बात करके आ गए, जबकि कोई बात ऐसी थी नहीं। हाउस में आप बोलने दो नहीं उनको। उनके ऊपर आरोप लगाओ, एक तरफा मंत्री लोग। मैं भी 5 बार आऊं एमपी, बताइए, नियम है, आरोप लगते हैं तो जवाब दिया जाता है। वो गए आपके यहीं के लोकसभा के मेंबर ओम बिरला जी के पास में। ओम बिरला जी खुद दबाव में काम करते हैं। अभी मैंने कहा एयरपोर्ट पे मीडिया वालों को, ओम बिरला जी ड्यूटी थी कि वो राहुल गांधी को बोलने के लिए समय देते हैं, उसकी बजाय सत्ता में बैठे लोग ही हो अल्लाह करते रहे, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे बोलने तो दो, बोलने के बाद में कहना कि हम संतुष्ट नहीं हैं आपकी बातों से, इसलिए माफी मांगो। आप जिस इंसान को बोलने दे ही नहीं रहे हो, माफी क्यों मांगे वो, और क्यों मांगे माफी? तो कहने का मतलब यह है कि ओम बिरला जी दबाव में काम कर रहे हैं। स्पीकर बनने के बाद में उनका तेवर दूसरे होने चाहिए थे। अगर उनको अपनी मान मर्यादा का ख्याल था, राजस्थान में ख्याल था, तो सीपी जोशी, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर है, आप देख लीजिए पक्ष विपक्ष को वो किस रूप में डील करते हैं हाउस के अंदर। कोई विपक्ष का आदमी नहीं कह सकता हमारा अन्याय हुआ, हमें बोलने नहीं दिया। इस पर उसको कहते हैं, वो पार्टी का मेंबर नहीं रहता है। और ओम बिरला कोई बीजेपी के मेंबर नहीं है, पता नहीं इस्तीफा दिया नहीं दिया। इस्तीफा नहीं दिया तो आप याद रहो उनको, इस्तीफा अभी दे दे। पर ओम बिरला जी इतने बड़े पद पे है,
वो पद मामूली पद नहीं है। राजस्थान वालों को फक्र हुआ था जब बने थे स्पीकर, मैंने उनको बदल दी घर जा करके, क्योंकि लोकसभा स्पीकर किसे कहते हैं? जब मावलंकर साहब बैठे थे वो जमाने में, उस पद पे ओम बिरला बैठे हैं। बताइए आप, एयरपोर्ट की बात थी, जमीन फ्री, अभी दादीवाड़ी कह रहे थे आप, अरे अब तो एयरपोर्ट लेके आ जाओ, वरना फिर सपना आएगा 40 साल से मांग करें गोटा वाले एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। पहली बार जमीन का फैसला हुआ है, फ्री फैसला हो गया, सब कुछ हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, उनको बोलने दिया नहीं गया, और देख लिया सूरत में क्या हुआ। जिसने केस दायर किया वो खुद ही हाईकोर्ट गया, रोकवा दिया, सुनवाई मत करो, अभी रोक रजिस्टर कर दिया। और जब समय अनुकूल था तब जाके कहा नहीं अब आप छूट दे दीजिए, फैसले का नहीं। 1 महीने में फैसला हो गया। 2 साल की सजा आज तक इतिहास में किसी को नहीं हुई ऐसे केस के अंदर, इन्हीं को हुई है। राहुल गांधी कहते 20,000 करोड़ के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ये पैसा किसका था? कोई हिसाब नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर वो उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये देश जो सपना देखा था महात्मा गांधी ने, उत्पन्न नेताओं ने, आजादी जंग के अंदर भाग लिया था तो कांग्रेस नेताओं ने लिया था, त्याग बलिदान कुर्बानी है। जब हम बंद रहे थे पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेल बंद रहे। ये आज सत्ता बैठे इनके लोगों ने तो अपनी उंगली भी नहीं कटाई है देश के लिए। बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे हिंदू नहीं है क्या? हम गाय की सेवा नहीं करते क्या? ज्यादा आप ज्यादा सेवा करते हैं। हमने गाय का निधि खोल दिया, 9 महीने का 12 महीने का हम दे रहे हैं, गौशाला को अनुदान दे रहे हैं। अभी लंपी रोग आ जाए तो मैंने घोषणा कर दी 40,000 रुपये मिलेंगे। एक गाय जिसकी गाय मर गई 40,000 देंगे हम उसको। गायों का बीमा कर दिया हमने, 2 गाय को बीमा 40,000 का प्रीमियम हम भरेंगे, जिसकी आमदनी नहीं उनका। तो सब कुछ हम कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात करके जैसे कि बाकी लोग तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। ये जो तरीका अपना रखा ये बहुत खतरनाक तरीका है। और आप बता दिए अमृतपाल, उसकी हिम्मत कैसे होगी कहने की? अचानक तो कहां से तो आ गया व्यक्ति पंजाब के अंदर। अरे हम भुगत चुके हैं आतंकवाद को, पंजाब के आतंकवाद को, देश भूला नहीं है। खालिस्तान की बात की गई थी, इंदिरा गांधी की महिला थी, प्रधानमंत्री पद देते उनका सीना छलनी कर दिया गोलियों से, तो खालिस्तानी बनने दिया उन्होंने। याद करो, खालिस्तानी बन पाया उस वक्त में। और वो व्यक्ति कह रहा है अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी बात कर सकते हिंदू राष्ट्र बनाने की धर्म के नाम पर, हम लोग सिख हैं, हम क्यों नहीं खालिस्तान की बात कर सकते हैं? अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट उसका आया है, क्या उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए केंद्र सरकार का? मेरा मानना केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, पंजाब की, पहला काम ये करना चाहिए कि इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। कोई परवाह नहीं है, वो घमंड अहम में कह रहे हैं वो लोग। विपक्ष को बहुत बुरा कहना उनको अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे, प्रधानमंत्री किसे कहते देश का, वो कहता है कि विपक्षी पार्टियों के जो करप्ट लोग हैं उन्होंने गिरोह बना दिया है देश के अंदर। आप बताइए, अगर आप इस प्रकार विपक्ष को बदनाम करोगे प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, आपका सम्मान बढ़ेगा क्या? सम्मान बढ़ेगा आपका? तो हालात मैंने कहा आपको बहुत गंभीर है, बातें कही उतनी कम है, तो आप लोग सब समझदार हैं। खाली मैं आपको यही कहना आया हूं, हमें हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, जो नौजवान हैं, उनके कंधों पर भार आएगा कल देश का, और जो आने वाली पीढ़ी हैं उसको हम देश का लोकतंत्र मजबूत करके जाएं। दुनिया भर में आज मान सम्मान होता है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को खुद को कहा था उनकी उपस्थिति के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, 3-4 महीने पहले, लेकिन मोदी जी आप जो दुनिया में जाते हो
आपके तो मेरा बहुत सम्मान होता है। पता आपको क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप नरेंद्र मोदी जी हमारे आए हैं, वो गांधी के देश से आए हैं। सम्मान इसलिए होता है, भारत से आए हैं जहां पर लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सरकार बदलती है कोई खून खराबा के बगैर, इसलिए आपका सम्मान होता है। और वास्तविकता ये सच्चाई है। इस पूंजी को मोदी जी को समझना चाहिए। दुनिया के मुल्क हिंदुस्तान का मान सम्मान क्या रखते दिल के अंदर, उसको आप अपने समय में और बढ़ाओ, घटाओ मत। वो तब बढ़ेगा तब हिंदू राष्ट्र की बातों करने की बजाय छत्तीस कौम की बात करो, सबकी बात करो। वरना हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता है। रामनवमी देखिए आप, कल बंगाल के अंदर, गुजरात में बड़ौदा के अंदर, सासाराम के अंतर्गत बिहार के अंदर 5-7 जगह दंगे भड़के हैं राज्यों के अंदर। ये अच्छी बात है क्या? भगवान राम का दिन सबके लिए सुकून का दिन होता है, उस पर दंगे भड़क जाए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को आरोप लगाते रहे, जिस माहौल में क्या प्रगति हो सकती है? अरे घर में 2 भाई झगड़ते तो प्रगति रुक जाती है। ये बात लागू होती है गांव के लिए, गांव में झगड़े होते हैं, विकास ठप। ये बात लागू होती है प्रदेश और देश के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके आप इन बातों को समझें। हमने बहुत स्कीमें दी है, हर बार सरकार बदल जाती है, बदलना कोई बुरा नहीं होता है, परंतु काम करने के बाद में भी जिस रूप में सरकारें बदली, मेरी भी 2 बार, कितना नुकसान हो गया राजस्थान को। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, कायाकल्प हो गया राजस्थान का, आमदनी बढ़ गई राजस्थान की। मैं वहां रिफाइनरी लगवा रहा हूँ, रिफाइनरी 40,000 करोड़ की रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आज बन रहा है, जिससे ये प्लास्टिक आधारित हजारों इकाई लगाएगी वहां। 800 किलोमीटर का तो एरिया घेरा हम लोगों ने उद्योग लगाने के लिए। कोटा वाले जा सकते हैं, कोई जिले के लोग जा सकते हैं वहां काम करने, उद्योग लगाने के लिए। वसुंधरा जी आई वहां पर, सरकार बदल गई हमारी, 5 साल उस काम को बंद कर दिया। 5 साल से मालूम आपको क्या हुआ? वो 40,000 करोड़ की लग रही थी, आज वो 70,000 करोड़ की हो गई है, उसकी रेट बढ़ गई है। बताइए आप, नुकसान हो गया। और इधर ERCP योजना जो आपकी है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 13 जिले की पीने के पानी की सिंचाई की, ये वसुंधरा जी शुरू करी है। मैंने उनकी तरफ बंद नहीं की इस योजना को, उनके नाम की है, तो भी मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी चुनाव में आए, जयपुर अजमेर में बोल के गए, 13 जिले के नाम बोले हैं, रिकॉर्ड है वो, उन्होंने मीडिया वालों को बताया, रिकॉर्ड है वो। और कहा मैं इसके सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। मांग थी कि राष्ट्रीय परियोजना बनाओ, 90% पैसा भारत सरकार दे, 10% पैसा राज्य सरकार दे। 16 योजना ऐसी है देश के अंदर, तो इससे बच नहीं हो रहे वो लोग। अरे मैंने कहा आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनकी वक्त की योजना है, आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? आपका हिंट बहुत होता है। मंत्री राजस्थान का, उनको चिंता ही नहीं है, इतना पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है उसके पास में, शेखावत के पास में, कोई चिंता नहीं उसको। क्या किया राजस्थान में, पूरे राजस्थान में क्या किया उसने? इतना शानदार पोर्टफोलियो, सबसे समस्या देश के अंदर सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की है, तो राजस्थान के अंदर है। क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? परवाही नहीं है। वो प्रधानमंत्री कमीशन नहीं कर पाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो उसको, उल्टे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैंने 9,000 करोड़ रुपए रखे पिछली बार, नवनिर्माण बांध बन रहा आपके कोटा जिले के अंदर ही। इस बार मैंने 13,000 करोड़ बढ़ा दिए, 13,000 करोड़ रखे इस योजना के लिए। सरकार हमारी आ गई उनसे बदल के, हम उनकी योजना को बंद नहीं करते हैं। इस बार मुझे लगता है कि जनता का मूड लगता है कि वापस सरकार कांग्रेस की बनानी चाहिए, मुझे लगता है।
इतनी योजना दी हमने, ये हमारी बहने माता बैठी हुई है, आप हर परिवार को कोई को फायदा मिला इस बार। बिजली की दरें हमने कम कर दी, सबके लिए कम कर दी, और जो 100 यूनिट फ्री की है उससे मालूम है वो 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो आएगा। अब जीरो बिल आएगा 1,04,00,000। किसानों का 13-14 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा। ये तो मैं एग्जाम दे रहा हूं आपको। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमने कई नवाचार के देश में कई देखे। इंग्लिश स्कूलें खोल दी हमने गांव-गांव में, बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए। 10-15 साल बाद देखना आप राजस्थान के बच्चे बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता अभी। और आपके यहाँ तो रिवर फ्रंट बन रहा शानदार, पूरे देश में नाम हो रहा उसका। पूरे देश के अंदर रिवर फ्रंट हो रहा है आजकल। जो सुनता है उसका आश्चर्य होता है। ऐसा रिवर फ्रंट तो मोदी जी अपने गुजरात में नहीं बना पाए हैं, जाके देख लीजिए रिवर फ्रंट को। वो रिवर फ्रंट अहमदाबाद वाला है, वो नाम का है और ये काम का है। इस रिवर फ्रंट में जो अप्रोच रखी गई है वो देखने वाली है। टूरिस्ट बहुत कम आते हैं कोटा के अंदर। अब आप देखना, टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। 1,500 करोड़ रुपये रखा मैंने बजट टूरिज्म का। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। राजस्थान भर के होटलियर खुश है, ट्रैवल एजेंट खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं। इतना शानदार खर्च हमने किया है। रोजगार बढ़ेगा टूरिज्म से राजस्थान के अंदर। और धारीवाल जी ने जो काम किया, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। हमें तो खाली पटाते हैं, काम करवा लेते हैं सब काम। पैसा की जुगाड़ भी कर लेते हैं, यूआईटी से कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो धारीवाल जी ने तो कमाल कर दिया। जिस प्रकार से कोटा शहर का जो चमन किया है, ये कहाँ कोटा था, मैं कोटा में आ रहा हूँ, एनएससी में था मैं 72-73 में। रंधावा साहब भी आपके कोटा बूंदी के ही हैं, ये यहीं से गए हुए यहाँ से। तो रंधावा साहब मैं जब 72-73 में बना अध्यक्ष एनएससी का, तब मैं कोटा आता था यहाँ। हमारे मित्र थे रामकृष्ण वर्मा जी, आज तो दुनिया में नहीं रहे। तो मैं आता था तो देखता था यहाँ कोटा कुछ है ही नहीं। अब ये बेटा देखो, कोटा का आर्किटेक्ट बैठा है। कोटा के आर्किटेक्ट के रूप में काम किया धारीवाल जी ने, और पूरा कागज कर दिया है। बिना लाइट के आपके कई जगह पे रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होगा, राजस्थान में कहीं पे नहीं मेरे ख्याल से। आप सोच सकते हो कोटा जिस तेज गति से प्रगति कर रहा है, उससे और शहरों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी, ये मैं कह सकता हूं, और शहरों को भी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज सब कुछ हो गया है। बड़ा सुकून मिलता है कोटा आने में, मुझे तो मिलता ही है। जो टूरिस्ट आएगा देश विदेश से, आप देखेंगे कि कोटा का नाम देश के बाहर भी जाएगा। इस प्रकार का शानदार हुआ है आपका रिवर फ्रंट, और आने वाले वक्त में चर्चा देखेंगे आप और जगह होगी। तो लंबी बात मुझे नहीं जानी है, आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बार वापस सरकार को मौका दो। आप दोगे इस बार तो मौका मिलेगा ना। तो ये योजना जो है, देखिए मैं तो मेरी बचपन से ही मैं अपने जिंदगी के एक एक पल आप लोगों के प्रदेशवासी की सेवा में बिता रहा हूं, जिंदगी में बचपन से ही। आगे मैं कोई पद पे रहूं या नहीं रहूं, और मेरा हर पल आपकी सेवा में जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, आप सुन लीजिए, स्कीमें जो हमारी है, मुझे चिंता उसकी नहीं है, मेरी चिंता नहीं है। चिंता मुझे मेरी नहीं है, चिंता मुझे ये है, अगर सरकार कांग्रेस की नहीं बनी तो ये लोग जो हैं ओपीएफ भी बंद कर देंगे, तो केंद्र सरकार अभी नहीं कर रही है। कर्मचारियों की इतनी शानदार योजना है, ये ठप कर देंगे। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बद्रीनाथ केदारनाथ ये हिंदुत्व की बात करते हैं। आपको मालूम है
कितना भयंकर तूफान आ गया था, लोग मारे गए थे, माँ बाप बन गए थे, बच्चे जो थे उनको भी नौकरी लगाने का फैसला किया। 15-17 बच्चे की नौकरी लग गई थी, बाकी लग रही थी, सगा बदल गई। आपको जाके दुख होगा, स्कीम बंद कर दी, नौकरी लगी हुई थी उनको वापस निकाले, नौकरी से निकाल दिया। अभी मैंने कहा है कि कोरोना का शानदार मैंने प्रबंधन किया है, शानदार प्रबंधन कोरोना का किया। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी राजस्थान के अंदर, लोगों की जानें बचाई। फिर भी कहीं चले गए लोग दुनिया से, उनके जो अनाथ बच्चे हैं, अभी मैं दीपावली में उन तमाम बच्चों को मुख्यमंत्री निवास से बुलाया था। दीपावली मैंने उनके साथ मनाई थी और मैंने घोषणा कर रखी है कि हमारी सरकार अनाथ बच्चे जो कोविड में हुए हैं उन सबको नौकरी देगी। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। मुझे लगता है ये लोग कहीं स्कीम बंद नहीं करते, ये कहीं स्कीम बंद नहीं करते। नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है। चुनाव में देखोगे आप क्या ताम झाम लेके आएंगे मोदी जी, अमित शाह जी, सब नेता लोग, केंद्रीय मंत्री दे डालेंगे राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक में MP लाएंगे, इनके साथ में कमी नहीं है। उसका मुकाबला में करना है, कम साधनों में, बिना साधनों के मुकाबला करना पड़ेगा। तब जाकर के जो फासिस्टी लोग हैं, इनका कोई लोकतंत्र में यकीन नहीं है। लोकतंत्र का मुकुट पहन के सरकार में आ जाते हैं, कोई कमी नहीं इनके पास में। साम दाम दंड भेद वाली बात है इनके लिए। इस हमें हिम्मत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।